हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे रेमेडीज ऑन नॉन पेमेंट ऑफ डावर। उस स्थिति में जहां पर महिला को उसकी मेहर की रकम नहीं दी गई है तो महिला के पास क्या क्या राइट होते हैं। हमने पिछले वीडियो में डावर का मतलब समझा था और कितने तरीके की डावर होती हैं वो भी जाना था। और उस वीडियो का जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में डाल देंगे। तो देखिए, अगर वाइफ को उसकी डावर अमाउंट नहीं दी जाती तो उसके पास मुख्यतः तीन तरीके के राइट होते हैं। पहला होता है रिफ्यूजल टू कोहैबिट। रिफ्यूजल टू कोहैबिट का मतलब है कि अगर उसकी मैरिज कॉन्जुमेट नहीं हुई है, अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हस्बैंड और वाइफ के बीच में नहीं हुआ है और वाइफ ने मेहर की अमाउंट की अपनी डिमांड करी और हस्बैंड उसको पे नहीं कर रहा है, तो वाइफ हस्बैंड के घर से निकल सकती है या फिर रिफ्यूज कर सकती है हस्बैंड के साथ रहना। तो ये रिफ्यूजल टू कोहैबिट है। दूसरा है राइट टू डावर एज अ डेट। जो डावर होती है वो एक डेट की तरह होती है हस्बैंड के ऊपर। तो अगर जैसे अगर रकम जो है मेहर की वो 10 लाख रुपए है तो इसका मतलब हस्बैंड के ऊपर उधार है वाइफ का 10 लाख रुपए। तो जिस तरीके से कोई भी क्रेडिटर अपने डेट को कोर्ट के थ्रू एनफोर्स करा सकता है, भाई आपने किसी को 10 लाख रुपए उधार दी, वो आपको वापस नहीं दे रहा तो आप क्या करोगे? आप कोर्ट में जाओगे। उसी तरीके से अगर महिला को उसकी डावर अमाउंट नहीं दी जाएगी तो महिला क्या करेगी? वो कोर्ट में जाएगी। और तीसरा है राइट टू पोजेशन। राइट टू पोजेशन मतलब कि अगर राइट टू रिटेन पोजेशन मतलब कि अगर महिला हस्बैंड की किसी प्रॉपर्टी की पोजीशन में है तो वो उस प्रॉपर्टी की पोजीशन को कंटिन्यू कर सकती है। कब तक? जब तक कि उसको उसकी मेहर की रकम अदा नहीं करी जाए। तो अब हम राइट्स को एक के बाद एक देखते हैं। पहला है रिफ्यूजल टू कोहैबिट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब तक वाइफ को उसकी डावर नहीं दी जाएगी, वाइफ रिफ्यूज कर सकती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, पर इसकी शर्त यह है कि मैरिज में इंटरकोर्स यानी कि कॉन्जुमेशन नहीं हुआ होना चाहिए। अगर मैरिज कॉन्जुमेट हो चुकी है, अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स हो चुका है, तो वाइफ फिर ये रेमेडी एक्सरसाइज नहीं कर सकती है। इंटरकोर्स होने के बाद वो वाइफ ये नहीं कह सकती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी जब तक कि डावर का अमाउंट पे नहीं करोगे। ये इंटरकोर्स से पहले की रेमेडी है। और दूसरी बात ये है कि ये रेमेडी केवल प्रॉम्प्ट डावर में एप्लीकेबल होती है, क्योंकि डेफर्ड डावर तो डेफर कर दी जाती है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि किसी हैपनिंग ऑफ द इवेंट पर या फिर तलाक की स्थिति में वो डावर दी जाएगी। तो ये प्रॉम्प्ट डावर के केस में रेमेडी खाली अवेलेबल होती है। अब डेफर्ड देनी है 5 साल बाद या डेफर्ड देनी है तलाक पे, तब तक तो मैरिज 100% कॉन्सुमेट हो ही जाएगी, तो ये रेमेडी अवेलेबल नहीं होती। अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा 1886 लैंडमार्क जजमेंट है। इसमें कहा गया था कि द इफेक्ट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ प्रॉम्प्ट डावर इज दैट द वाइफ कैन रिफ्यूज टू कोहैबिट और शी कैन रिफ्यूज टू लिव विद द हस्बैंड अनलेस हर डावर अमाउंट इज पेड। और दूसरा केस है रबिया खातून वर्सेस मुख्तार अहमद का। अब देखिए, एक बात मैं और बता दूं कि वाइफ ने हस्बैंड के साथ रहने से मना कर दिया। हस्बैंड क्या कर सकता है? हस्बैंड कोर्ट में जा सकता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट की एप्लीकेशन को लेके। हस्बैंड कोर्ट से कह सकता है कि भाई मेरी वाइफ मेरे साथ नहीं रह रही है, आप ऐसा ऑर्डर पास करें कि वो मेरे साथ वापस आके रहने लगे। तो इसको हम कहते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट। तो वाइफ ने रहने से मना कर दिया हस्बैंड के साथ क्योंकि उसकी डावर अमाउंट पे नहीं हुई है। हस्बैंड चला गया कोर्ट में रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की का रिलीफ लेने के लिए। तो कोर्ट ये कह सकता है, कोर्ट पास कर देगा डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट की, बट कंडीशनल अपॉन द पेमेंट ऑफ प्रॉम्प्ट डावर। कोर्ट कहेगा कि ठीक है रेस्टिट्यूट हो जाएगा, इस हाथ उसकी डावर का पेमेंट कर दो और हम रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स आपका अलाउ कर देते हैं। हम ऑर्डर पास कर देंगे कि आपकी वाइफ आपके साथ आके रहे, या फिर कोर्ट कह देगा कि आपकी वाइफ आपके साथ आके रहेगी बट इट इज सब्जेक्ट टू द पेमेंट ऑफ प्रॉम्प्ट डावर। दूसरी बात है राइट टू डावर एज डेट। तो ये मैंने आपको पहले ही थोड़ा सा बता दिया है कि डेट डावर जो है वो एक अनसिक्योर्ड डेट की तरह होती है। अनसिक्योर्ड डेट मतलब डेट दो तरीके के होते हैं, एक होता है सिक्योर्ड, एक होता है अनसिक्योर्ड। ठीक है, तो सिक्योर्ड में क्या है कि आपने डेट को किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट सिक्योर कर दिया है कि भाई अगर मैं आपको डेट की रकम पे ना कर पाऊं तो आप इस प्रॉपर्टी को बेच देना, या इस प्रॉपर्टी से जो भी रेंट आता है उससे आप क्रेडिटर अपनी डेट जो उसने उधार दिया है उसकी रिकवरी कर सकता है। तो बट डावर जो होती है वो एक अनसिक्योर्ड डेट होती है, वो किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट सिक्योर्ड नहीं होती है। द पोजीशन ऑफ वाइफ इज लाइक एनी अदर क्रेडिटर। जैसे जिस व्यक्ति ने आपको 10 लाख रुपए मान लीजिए उधार दिए हैं, तो उस उधार देने वाले व्यक्ति के जो भी राइट्स होंगे, क्रेडिटर के जो भी राइट्स होते हैं, वो सारे राइट एक वाइफ के पास भी होते हैं। तीसरा है कि रिकवरेबल बाय द वाइफ और विडो और डिवोर्सी और हेयर्स। मतलब कि अगर उधार कभी खत्म नहीं होता, अगर आपने 10 लाख रुपए किसी को उधार दे रखे हैं और जिस व्यक्ति को उधार दिए अगर वो मर गया तो आप क्या करोगे? आप उसके लीगल हेयर्स से जो उसकी संपत्ति में हक लेंगे आप उनसे रिकवरी करोगे, या फिर उधार देने वाला अगर मर गया तो उसके बच्चे भी उधार की रिकवरी करवा सकते हैं। तो अगर वाइफ मर जाती है तो वाइफ के लीगल हेयर्स हस्बैंड से वाइफ डावर अमाउंट को रिकवर कर सकते हैं। अगर हस्बैंड मर गया
तो वाइफ जो है वो हस्बैंड के लीगल एयर्स से रिकवरी कर सकती है। हस्बैंड के लीगल एयर्स, हस्बैंड जो मरा है उस मृतक की संपत्ति में जिस हिस्से में, जिस जिस प्रोपोर्शन में वो उसकी संपत्ति लेंगे, उस प्रोपोर्शन में उनको वाइफ को डावर का पेमेंट भी करना पड़ेगा। मान लीजिए प्रॉपर्टी में कोई व्यक्ति मृतक की संपत्ति में छठा हिस्सा ले रहा है, तो उसको जिस प्रोपोर्शन में वो प्रॉपर्टी ले रहा है, उस प्रोपोर्शन में उसको डावर अमाउंट के पेमेंट के लिए कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। उसके बाद जो अगला राइट आता है वो आता है सूट फॉर रिकवरी विद इन 3 years फ्रॉम डिमांड एंड रेफ्यूजल। तो डिमांड एंड रेफ्यूजल से 3 साल के अंदर तक लिमिटेशन पीरियड है वाइफ के पास, जब वो कोर्ट में जाके डावर रिकवरी के लिए सूट फाइल कर सकती है। ये 3 साल हमारे पास कहां से आता है? ये आता है आर्टिकल 113 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 से, डिमांड एंड रिफ्यूजल से। तो मतलब मान लीजिए कि अगर 1 जनवरी 2024 को वाइफ ने डावर डिमांड करी और हस्बैंड ने रिफ्यूज कर दी, तो डिमांड एंड रिफ्यूजल से 3 साल के अंदर, 3 साल के बाद फिर सूट फाइल नहीं कर पाएगी। और उसके बाद लास्ट पेमेंट है नो चार्ज ऑन एनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ द हस्बैंड। डावर जो है वो एक उधार की तरह तो होती है, बट वो हस्बैंड की किसी भी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट चार्ज नहीं करी जा सकती। चार्ज ऑन प्रॉपर्टी, अगर आप सेक्शन 100 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ेंगे तो वहां आपको चार्ज की डेफिनेशन मिलेगी। जब आप किसी डेट को, किसी उधार को किसी प्रॉपर्टी के थ्रू, प्रॉपर्टी के अगेंस्ट सिक्योर कर देते हैं, तो हम ये कहते हैं कि प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट हुआ है। जैसे कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में ये एग्रीमेंट अगर हो जाए कि तुम्हारी जो डावर की जो रकम है वो इस प्रॉपर्टी से आने वाले रेंट के थ्रू चुकेगी, तो इसका मतलब हमने प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट कर दिया। हस्बैंड और वाइफ में डिवोर्स हो रहा है और हस्बैंड ये एग्री कर ले वाइफ के साथ कि जो भी मेंटेनेंस अमाउंट है वो इस प्रॉपर्टी से आने वाले रेंट को आप रख लो मेंटेनेंस अमाउंट के तौर पे, तो इसका मतलब प्रॉपर्टी पे एक चार्ज क्रिएट हो गया। या फिर कोर्ट ऑर्डर कर दे कि डावर की रकम जो है उसकी अदायगी इस प्रॉपर्टी से रिसीव होने वाले रेंट से होगी, तो इसका मतलब अब प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट हो चुका है। तो जनरली क्या होता है कि नो चार्ज ऑन एनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ द हस्बैंड, डावर का जो डेट है वो किसी प्रॉपर्टी पे चार्ज क्रिएट करके सिक्योर नहीं किया जाता। हालांकि अगर कोर्ट चाहे तो फिर इस पे चार्ज क्रिएट हो सकता है। कोर्ट कह सकता है कि भाई ये प्रॉपर्टी ना बिकेगी ना इसका कुछ होगा जब तक कि इसकी फुल डावर का पेमेंट इस प्रॉपर्टी पे आने वाले रेंट से अगर नहीं हो जाता। उसके बाद हमारे पास आखिरी राइट है राइट टू रिटेन पोजीशन। देखिए, राइट टू टेक पोजीशन नहीं है, राइट टू रिटेन पोजीशन है। मतलब कि वाइफ हस्बैंड की किसी प्रॉपर्टी में रह रही थी और उसके बाद हो गया तलाक, तो जिस प्रॉपर्टी में वाइफ रह रही थी उस प्रॉपर्टी में वो रहती रहेगी जब तक कि उसके डावर का अमाउंट पे नहीं किया जाएगा। वो किसी नई प्रॉपर्टी की पोजीशन नहीं लेगी, किसी प्रॉपर्टी में जाके घुस के रहना शुरू नहीं कर देगी। राइट टू टेक पोजीशन नहीं है, राइट क्या है? राइट टू रिटेन पोजीशन। रिटेन मतलब क्या है कि प्रॉपर्टी की पोजीशन में आप ऑलरेडी हो, आप उस पोजीशन को कंटिन्यू कर सकते हो आगे भी। तो इस राइट के कुछ फीचर्स देख लेते हैं। दैट नो राइट टू रिटेंशन ड्यूरिंग द कॉन्टिन्यूंस ऑफ मैरिज। इस राइट टू रिटेन पोजीशन को वाइफ कॉन्टिन्यूंस ऑफ मैरिज, जब तक कि मैरिज जारी है तब तक एक्सरसाइज नहीं कर सकती है। ये राइट तभी एक्सरसाइज होगा जब मैरिज खत्म हो गई है, मतलब हस्बैंड मर गया है तो वो हस्बैंड की किसी प्रॉपर्टी में कंटिन्यू कर सकती है, पोजीशन को रिटेन कर सकती है। या फिर डिवोर्स हो गया है और डिवोर्स के समय वो हस्बैंड की किसी प्रॉपर्टी में थी, वो उस प्रॉपर्टी को रिटेन कर सकती है, उसकी पोजीशन को होल्ड कर सकती है। दूसरा है राइट टू रिटेंशन इज नॉट सेम एज मॉर्गेज। ये मॉर्गेज नहीं है। मॉर्गेज में क्या होता है कि भाई अगर मैं आपका उधार अगर नहीं चुका पाऊं तो मेरी ये प्रॉपर्टी आपके पास गिरवी रखी है, इस प्रॉपर्टी को बेच के आप अपना उधार चुका लेना। बट हस्बैंड की यहां कोई प्रॉपर्टी गिरवी नहीं हो गई है वाइफ के पास, वो केवल पोजीशन एक्सरसाइज कर रही है, गिरवी प्रॉपर्टी नहीं रखी गई है यहां पे। तीसरा है क्लेम कैन बी सेटिस्फाइड फ्रॉम द रेंट एंड प्रॉफिट ऑफ द प्रॉपर्टी। अगर हस्बैंड एंड वाइफ एग्री करते हैं या फिर कोर्ट ऐसा ऑर्डर पास कर दे वाइफ के फेवर में, तो वाइफ जो है वो अपनी डावर का, अगर उस प्रॉपर्टी से कोई रेंट आ रहा है, कोई प्रॉफिट होता है उस प्रॉपर्टी से, मुनाफा आता है, तो डावर का जो रकम है वो उस रेंट से या प्रॉफिट से भी रिसीव करी जा सकती है। जैसे मान लीजिए 10 रुपए प्रॉपर्टी से रेंट आता है तो 4 रुपए वो डावर के लिए रख लेगी और 6 रुपए जो है वो हस्बैंड को उसका अकाउंट दे देगी, वापस कर देगी। नॉट अ चार्ज, ये भी प्रॉपर्टी पे कोई चार्ज नहीं है। चार्ज का मतलब मैंने आपको समझा दिया है। कैन सू हेयर्स, ये भी हमने देख लिया है कि वाइफ जो है वो हेयर्स को भी सू कर सकती है डावर के पेमेंट के लिए। राइट टू रेंडर अकाउंट, अब क्योंकि वो हस्बैंड की प्रॉपर्टी में रह रही है इसलिए उसकी ड्यूटी है कि उस प्रॉपर्टी से जो भी उसके इनकम है, एक्सपेंडिचर है, उसका वो अकाउंट अपने हस्बैंड को देगी।
कांट एलिनेट द प्रॉपर्टी। राइट क्या है? राइट है राइट टू रिटेन पोजीशन। राइट टू एलिनेट प्रॉपर्टी उसके पास नहीं है, वो प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकती है कि बेच के भाई अपनी मेहर की रकम ले लें, वो नहीं कर सकती है। राइट इज हेरिटेबल एंड ट्रांसफरेबल, मतलब कि अगर वाइफ हस्बैंड की किसी प्रॉपर्टी में रह रही है, उसने पोजीशन रिटेन कर रखी है, और अगर वाइफ मर जाती है तो वाइफ के लीगल एयर्स जो बच्चे हैं वो उस प्रॉपर्टी को रिटेन कर सकते हैं। राइट हेरिटेबल है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाएगा जब तक कि डावर अमाउंट का पेमेंट नहीं होता। दूसरा है डज नॉट क्रिएट एडवर्स पोजीशन। आपने एडवर्स पोजीशन के बारे में लॉ में जाना होगा कि अगर बहुत लंबे समय तक अनइंटरप्टेड पोजीशन अगर आपके पास किसी और की प्रॉपर्टी की भी हो, तो आपके जो अधिकार उस प्रॉपर्टी के ऊपर हैं वो ओनर जैसे राइट हो जाते हैं, आप उस प्रॉपर्टी के ओनर बन जाते हैं अनइंटरप्टेड एंड कॉन्टिन्यूस पोजीशन की वजह से। पर यहां क्या है? डज नॉट क्रिएट एडवर्स पोजीशन। वाइफ चाहे कितने भी साल उस प्रॉपर्टी में रह ले, वाइफ उस प्रॉपर्टी की पोजीशन की वजह से मालिक नहीं बन सकती। अगला है एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट। वाइफ का ये राइट खत्म कैसे होगा? दो तरीकों से वाइफ का ये राइट खत्म हो सकता है। पहला है वॉलेंट्री गिव्स अप द पोजीशन, वाइफ खुद ही वो पोजीशन प्रॉपर्टी की छोड़ दे, जैसी वो पोजीशन छोड़ेगी राइट उसका खत्म हो जाएगा। दूसरा है डिस्पोजेस। अगर हस्बैंड उसको किसी तरीके से, मान लीजिए फोर्सफुली भी, एक बार अगर उसने हस्बैंड ने वाइफ को डिस्पोजेस कर दिया, प्रॉपर्टी से निकाल के बाहर कर दिया, तो फिर वाइफ दोबारा फोर्सफुली उस पोजीशन को नहीं ले पाएगी, उसकी पोजीशन प्रॉपर्टी पे खत्म हो जाएगी। हालांकि अगर फोर्सफुल डिस्पोजिशन है तो वो कोर्ट में रेस्टिट्यूशन ऑफ पोजीशन का सूट फाइल कर सकती है कि भाई मुझे प्रॉपर्टी में वापस बिठाया जाए, मुझे पोजीशन प्रॉपर्टी की वापस दी जाए। तो डिस्पोजिशन पे वो सूट फाइल कर सकती है, बट उसका राइट खत्म हो जाएगा, राइट टू रिटेन पोजीशन का। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है, फुलसाम्बी वर्सेस अब्दुल कादिर, 1921 का ये जजमेंट है। यहां बताया गया है कोर्ट ने कि डावर का राइट वाइफ का कितना स्ट्रांग होता है। तो कोर्ट ने कहा है कि अगर वाइफ अपोस्टेसी भी कर ले, अपोस्टेसी मतलब होता है कन्वर्जन ऑफ रिलीजन। अब जैसे वाइफ मुस्लिम थी, ऑफ कोर्स हस्बैंड भी मुस्लिम था, और वाइफ अगर कन्वर्ट हो जाती है, वो हिंदू बन जाती है, तो वो एक ग्राउंड होता है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का, डिवोर्स का एक ग्राउंड है। तो अगर वाइफ कन्वर्जन के ग्राउंड पर डिवोर्स भी ले लेती है तो भी उसका डावर पे से हक खत्म नहीं होता। हस्बैंड ये नहीं कह सकता इसने धर्म बदल लिया है, ये हिंदू बन गई है तो अब मैं इसकी डावर नहीं दूंगा। या फिर अगर वाइफ अडल्ट्री भी कमिट करे, वाइफ किसी और के साथ अडल्टरस रिलेशनशिप में है, हस्बैंड उससे इस ग्राउंड पे तलाक ले सकता है, बट ये नहीं कह सकता है कि क्योंकि इसने अडल्ट्री कमिट की है तो अब मैं इसकी मेहर नहीं दूंगा। डावर का राइट बहुत स्ट्रांग और बहुत वैल्यूएबल राइट है मुस्लिम वाइफ का, ये खत्म नहीं होता अडल्ट्री या फिर कन्वर्जन ऑफ रिलीजन की वजह से। यहां तक कि अगर वाइफ इलिसिट रिलेशन में है और वो प्रेग्नेंट भी है, वो किसी गैर मर्द के साथ अगर प्रेग्नेंट है, तो भी मैरिज खत्म हो सकती है इस ग्राउंड पे, बट डावर का राइट उसका खत्म नहीं होता। तो छोटा सा ही लेक्चर था, आज की बात हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।